हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ सीडीपी की क्लास, जिसमें हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखने वाले हैं। अगर हम बात करें इसमें तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 2011 से लेके अब तक जो है कि 2024 में जो पेपर हुए हैं उन सारे पेपर को हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने सेशन नहीं देखा है तो पीछे जाके पिछले सेशन को आप देख सकते हैं कृष्णा स्टडी मस्ती पे। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और शुरू करने से हम क्लास, क्या किसी ने खूब कहा है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त जो बिना सिंहासन के आपको राजा बना सकती है, जो बिना सिंहासन के आपको क्या करती है तो राजा बना सकती है। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्यारे प्यारे क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। और आज के जो क्वेश्चन है बड़े उम्दे हैं, बड़े ही इसको ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है। हमें बताना है कि वो आयाम जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, बोला गया है कि संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व मतलब होता है अपने से किसी चीज को करना। ओके, बी कह रहा है कि शारीरिक, व्यक्तित्व या फिर आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। और सी बोला गया है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तित्व या फिर स्व या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इसमें बोला गया है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 31 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, ओके, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ विभिन्न तथ्य हैं उसको भी हम देख लेते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विकास को आगंतुक आयाम में विभक्त किया गया है। आइए वो आयाम हम लोग देख लेते हैं। अगर पहले आयाम की बात की जाए तो वो हो जाएगा हमारा शारीरिक विकास। दूसरे आयाम की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा मानसिक विकास। तीसरे आयाम की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सामाजिक विकास। और चौथे आयाम की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा संवेगात्मक विकास। अगर पांचवें आयाम की बात करें तो नैतिक विकास हो जाएगा। इस तरीके से आप देखते हुए और एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 32 का। 32 में देखिएगा कि शैशव काल की अवधि होती है, जो शैशव काल की अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष की होती है। तो ए कह रहा है कि जन्म से 1 वर्ष, बी कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष, और उसके बाद थर्ड कह रहा है कि जन्म से 3 वर्ष, और डी कह रहा है कि 2 से 3 वर्ष। हमें बताना है शैशव अवस्था की अवधि। अगर शैशव अवस्था की अवधि की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोगों का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो अवधि होती है उसे शैशव काल हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में इन्फेंटिव एज कहते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। आइए इनके बारे में कुछ हम देख लेते हैं की पॉइंट। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। शैशव की अवधि 0 से 2 वर्ष होती है और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्व अवस्था होती है। 0 से 2 वर्ष की अगर हम बात करें तो वही 0 का मतलब जन्म से लेकर कितना, 2 वर्ष तक। ओके, ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले पेज पे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बड़े ही ध्यान से देखिएगा 33 का।
कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, तो किससे संबंधित है हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की संवेगात्मक विकास से, बी अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकास से, सी बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास से, और डी बात करते हैं शारीरिक विकास से। अगर हम बात करते हैं कि 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संवेगात्मक विकास से हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। ओके, आइए इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं की पॉइंट। माता पिता तथा अध्यापक को बालक के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उसका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किए जाने चाहिए। शोधन, अध्ययन, व्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, तो ये रहा हम लोगों का कुछ डिस्क्रिप्शन। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। 34 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 11 से लेके 18 वर्ष तक, बी कह रहा है कि 18 से लेके 24 वर्ष तक, सी कह रहा है कि जन्म से लेके क्या है 6 वर्ष तक, और हमारा डी कह रहा है कि 6 से लेके 11 वर्ष तक। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का कि इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बाल्य अवस्था की, तो बाल्य अवस्था की जो एज होती है वो 5 से लेकर कितना, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, 5 से लेके 11 माना जाता है। ओके, या फिर 6 से लेकर 12 माना जाता है। तो यही एज हमारी बाल्य अवस्था की होती है। तो इस लिहाजे से हमारा जो इसके करीब में अगर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और एक एक चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पूर्ववर्ती बाल्य अवस्था के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे को शामिल किया जाता है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। ओके, जो शारीरिक विकास होती है, जो शरीर हमारा वृद्धि करता है, वो तो काफ़ी धीमे हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है इसी एज में, और हमारे दिमाग को भी इसी में काफ़ी हेल्पफुल मिलता है आगे बढ़ने के लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 35 को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। क्या भाई बहन, एक अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता एवं भाई बहन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए इनके बारे में भी कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे कि आगे बोला गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता, भाई बहन, परिवार, परिवेश के हैं जो एक समूह के रूप में स्वीकार हैं। ओके, इस तरीके से भी हमें एक एक क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से देखते हुए चलना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, और बी कह रहा है कि अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी कह रहा है कि कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, और डी कह रहा है कक्षा कक्ष के
अधिकारवादी परिवेश। तो हमें बताना है कि संवेगात्मक विकास के लिए कौन जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे भी कुछ बिंदु हैं, इसको भी हम देखते हुए चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चों के अभिजात समूह उनके दोस्त खेल कूद के साथी होते हैं। यह परिवेश बच्चे को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्व भी बताता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप देखते हुए चलिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बड़े आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये है हमारा 37। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ओके, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है। आइए हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन पे, और ऑप्शन हमारा अगले पेज पे है। चलिए, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला गया है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो माफ़ करिएगा, आइए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। और बी कहा गया है कि एक समग्र समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी कह रहा है कि सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। और डी कहा गया है कि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक समग्र और विविधतापूर्ण वातावरण क्या करना है, उपलब्ध कराना है बच्चों के साथ। ओके, आइए इसके बारे में देखिएगा। किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है, तो यह बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है मानव विकास। ओके, और यहाँ पे क्या है, डैश है, मानव विकास है। तो क्या गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है, या फिर मात्रात्मक है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 38 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कि आपको मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसीलिए इसे मापा नहीं जा सकता। इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। ओके, इस तरीके से आप एक एक चीज़ को याद करते हुए चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 39 का, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इनमें कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने बुद्धि वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। क्या यह जो स्टेटमेंट है ये बंडूरा ने दिया था, या मैक्सलो ने दिया था, स्किनर ने दिया था, कि पियाजे ने दिया था। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्सलो ने यह बात बोली थी। ओके, तो इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अब्राहम मैक्सलो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि
वह विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही देखते हुए चलिएगा, नज़रअंदाज न करने की कोशिश करें, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, हमें बताना है ऑप्शन देख के। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा है। बी कह रहा है कि विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। सी कह रहा है कि विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और डी कह रहा है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, सार्थक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 40 का, तो जो है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं उचित होता है सही तरीके से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित है, बिल्कुल भी गलत है। यह क्या है, प्रभावी है। सी देखिएगा, विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थी जो है कि क्लास में सीखते हैं, कक्षा से बाहर भी सीखते हैं, रास्ते में आते जाते सीखते हैं, घर पे भी सीखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन तो हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, तो यह सार्थक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट देखते हैं। जैसे बोला गया है कि संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने में बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। अतः बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, तो आवश्यक है। तो इस तरीके से भी आप देखते हुए चलिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41 को, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्या वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना? तो आपको बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्गीकृत करना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में वर्गीकृत करना संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना में विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना इत्यादि जो है कि संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा, क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं आजकल के क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट हमारे अनुकूल, हमारे उम्मीद के बिल्कुल ही प्रतिकूल हो जाता है। ओके, जैसे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। ओके, तो ये लाइन अपने जीवन में आप याद करके रखिएगा। ओके, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हमें किसी को कुछ दिखाना होता है, जब हमें किसी को कुछ दिखाने की हम ठान लेते हैं, तो हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमने मेहनत कितना किया है, क्योंकि वो मेहनत हमारी जाके लास्ट में रंग लाती है। ओके, चलिए आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किशोरा, ठीक है, किशोर और यहाँ पे डैश है का अनुभव कर सकते हैं, किसका, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। भी कह रहा है कि बचपन में किए गए अपराध के प्रति दंड के भाव। सी कह रहा है कि दंड के भाव, और सी कह रहा है कि आत्मसिद्धि के भाव, और डी कह रहा है कि जीवन के बारे में परितृप्त के भाव। तो हमें बताना है कि किशोरा क्या अनुभव कर सकते हैं। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 42 का इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, कि दुश्चिंता और
स्वयं से सरोकार कर सकते हैं। कौन? ईशोरा ऐसे भाव कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, बड़े आप ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि किशोरा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव क्या रहते हैं? तो व्यग्र रहते हैं। ओके, आइए उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन बड़े ही आपको उम्दे लग रहे होंगे और अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो क्या दौड़ना हो जाएगा, लिखना हो जाएगा, चलना हो जाएगा या फिर फुदकना हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? तो सूक्ष्म मतलब हमारा होता है छोटा। ओके, क्या होता है? हमारा छोटा होता है। तो छोटी छोटी मांसपेशियां जिसमें काम आती हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गति कौशल हो जाएगा। ओके, फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। तो अगर आप दौड़ेंगे तो आप देखिए इसमें आपकी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का कार्य होता है, क्योंकि पूरे शरीर का इसमें काम आएगा। चढ़ना अगर कहीं पे अगर आपको है, ऊंचाई हो या फिर चलना ही हो, अगर आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो इसमें आपकी पूरी बड़ी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। जैसे आप कूदते हैं तो इसमें भी आपकी बड़ी बड़ी मांसपेशियां काम आती हैं। लेकिन जैसे आप लिखते हैं, ओके, लिखना हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आप लिखने की अगर बात करेंगे तो इसमें हाथ से पकड़ के नहीं, उंगली से पकड़ के और बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं? राइटिंग कर सकते हैं। तो इसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग किया जा रहा है, न कि बड़ी मांसपेशियों का। ओके, इस लिहाजा से हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं, स्थूल गति कौशल संबंध शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चलना, फुदकना आदि आते हैं। तो ये कौन है? स्थूल है। और अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म गति के अंतर्गत जो कि क्या आता है, तो वो लिखना आ जाएगा, सुई में धागा पिरोना आ जाएगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जो मांसपेशियों से किए जाते हैं, छोटी मांसपेशियों के द्वारा, तो उसमें हम लोग क्या होता है? तो हमारा सूक्ष्म गति कौशल होता है, फाइन मोटर स्किल होता है। अगर हम बात करें स्थूल गति कौशल का तो इसको ग्रास मोटर स्किल भी बोला जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से क्या किया है? समझ लिया है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। तो इसमें बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 का, कि विद्यार्थी शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। बी कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसी ही बताया गया है। अगर हम बात करते हैं सी का, कि इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन का, तो बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से क्या करते हैं? सीखते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का डी हो जाएगा। डी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से क्या करते हैं? सीखते हैं। तो इस लिहाजे से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं और आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न होती हो और वे भिन्न तरीके से क्या करते हैं? तो चीज़ों को सीखते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें बोला गया है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो है तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक वैज्ञानिक। सी कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक
ओके, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी कह रहा है कि शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके कुछ की पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उसमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है। वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से क्या होता है, तैयार होता है। ओके, आइए इसके बारे में, तो इसमें आगे क्या बोला गया है कि तैयार होना चाहिए। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ले और उसे अपने संज्ञान में डालकर उस पर विचार करे। उसके बाद उस पर अपने विचार को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करे और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही करते हुए चलिएगा। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखें तो 46 का। ओके, माफ़ करिएगा, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। ओके, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो क्या वह प्रौढ़ अवस्था में होते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था में होते हैं, बाल्य अवस्था में होते हैं या फिर किशोरा अवस्था में होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का, तो ये अवस्था कब हमें देखने को मिलती है, तो यह अवस्था हमें देखने को मिलती है किशोरा अवस्था में। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा बड़े ही ध्यान से। सी टेट 1 to 5 26/6/2011 में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते थे। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, किशोरा अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ओके, आइए बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर की। अगर मैं बात करूं 47, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामाजिक दर्शन, बी कह रहा है कि मीडिया मनोविज्ञान, सी कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान और डी कह रहा है कि शिक्षा समाज शास्त्र। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 47 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है कि इसको रखा जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसे सुधार करने का भी इसमें प्रयास करता है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी कह रहा है कि सभागार, सी कह रहा है घर और डी कह रहा है कि खेल का मैदान। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का, तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय कक्षा पर्यावरण। ये जो होता है परिभाषित करने के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बड़े ही उम्दे और बड़े अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए, किसी ने क्या खूब कहा है, ओके, बड़ा ही अच्छा बात बोला है किसी ने, बड़े ही आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, कि मान लो तो खुश हूँ मैं, मान लो तो खुश हूँ मैं, अगर समझ लो तो रो पड़ोगे, अगर समझ लिए तो रो पड़ोगे। इस हालात में एक स्टूडेंट होता है,
बहुत ही मुश्किलों से घिरा हुआ होता है, अपनी तन्हाई को छुपा के, अपनी बेरुखी को छुपा के, अपने रिजल्ट के लिए, और एक उम्मीद सी लगी रहती है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो हमारा नौकरी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जो अपने मन में, अपने दिल में, अपने आप से ये आवाज़ उठती है अंदर से कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये आप तय समझिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ओके, आइए, और किसी की बात, स्टूडेंट की बात कोई क्या ही समझेगा। मुंह की बात सुने हर कोई, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। आवाज़ों के बाजारों में, आवाज़ों के बाजारों में, खामोशी पहचाने कौन। तो ये एक कंडीशन होता है एक स्टूडेंट के साथ जब वो संघर्ष के दिनों में होता है। तो जब ये एक संघर्ष के दिनों में जब एक विद्यार्थी होता है तो उसके साथ ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ओके, चलिए आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है, हमें वो क्रम बताना है। ओके, अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सी-टेट के 1 to 5 में 31/1/2021 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 का तो मूर्त, ओके, मूर्त, अमूर्त, संवेदित, या फिर अमूर्त, मूर्त, संवेदित, या फिर सामवेदित मूर्त, अमूर्त, या फिर अमूर्त, या फिर सामवेदित मूर्त। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संवेदित मूर्त अमूर्त, संवेदित पहले होगा फिर मूर्त होगा फिर उसके बाद क्या होगा तो अमूर्त हो जाएगा। ओके, चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन पे जाने से पहले एक प्यारा सा डिस्कशन इसमें हम लोग कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चों में विकास क्रम संवेदित मूर्त और अमूर्त के रूप में होता है। पियाजे ने स्पष्ट करते हुए 4 भागों में इसे क्या किया है तो विभक्त किया है, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं हम एक एक करके देखते हैं। अगर 1 की अगर हम बात करें तो संवेदित चरण या संवेदीय पेशीय अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यह होती है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड का तो इसमें है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था यह होती है 2 से लेकर कितना 7 वर्ष। अगर हम बात करते हैं थर्ड का तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेके 11 या फिर 7 से लेके 12 तक मानी जाती है। और चौथा हमारा आता है अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक। इस प्रकार जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चों का विकास निम्न प्रकार से होता है। तो आइए ये जो चरण है इस चरण को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। पहले आएगा संवेदी चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त चरण और फिर आएगा अमूर्त चरण। ओके, इस तरीके से आप एक एक को चलिए आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का, विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान होता है। बी कह रहा है कि विकास बहुयामी होता है। सी कह रहा है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। और डी कह रहा है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो हमें बताना है कि इसमें सही क्या है। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है कि बहुआयामी होता है, बहुआयामी होता है। ओके, आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। बोला गया है कि विकास बहुयामी होता है, यहाँ
बहुयामी से तात्पर्य विकास के विभिन्न पक्ष, विभिन्न अवस्थाओं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों से है। बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और यह विभिन्न पक्ष में होता है, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष आदि। आगे इसमें बोला गया है कि इस प्रकार विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास निकट से दूर की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर भी होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करके बिल्कुल ही रट लीजिएगा कि इस प्रकार के विकास जो होते हैं वो बालक में कैसे कैसे देखे जाते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, आप इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा और इन दोनों पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो होता है वो दूर से कैसा होता है, निकट से कैसा होता है, दूर की ओर, फिर उसके बाद सिर से होता है पैर की ओर और फिर केंद्र से होता है बाहर की ओर। ओके, यही कारण है कि विकास बहुयामी माना जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 का कि मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरा अवस्था, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किशोरा अवस्था एवं वयस्कता, और सी कह रहा है कि शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्या अवस्था, और डी कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्या अवस्था एवं मध्य बाल्या अवस्था। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि किसमें शारीरिक वृद्धि जो होती है तेजी से होती है, ओके, तो हम अगर देखें तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो सबसे तेज होती है शैशव अवस्था में। ओके, प्रारंभिक बाल्या अवस्था, तो अगर हम बात करते हैं शैशव अवस्था, तो शैशव अवस्था का 0 से लेके कब तक माना गया है, 5 वर्ष या 6 वर्ष तक यह माना गया है। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था कब से माना गया है, तो यह 6 से लेके 9 वर्ष तक माना गया है। ओके, कितना माना गया है, 6 से लेके 9 वर्ष तक। तो ये माना गया है बाल्या अवस्था को और ये माना गया है आपका किशोरा अवस्था। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा, दोनों की अवधि अलग अलग होती है। आइए बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्या अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। शैशव अवस्था में विशेषकर जन्म से 3 वर्ष की आयु होने के दौरान जो शारीरिक विकास की गति होती है वो अत्यंत तीव्र रहती है। इस प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष के दौरान जो होता है, अगर हम बात करते हैं तो 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद में 3 वर्षों में शारीरिक विकास जो होता है वो कुछ धीमा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये यूनिट ख़त्म किया। अब अगले यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे आपके अगले सेशन से। ओके, यूनिट नंबर 2 हो जाएगा। बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा हम अगले सेशन से करेंगे। तो सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से क्वेश्चन कराया जा रहा है जिससे कि आपको कोई परेशानी हो। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो है कि पिछले पेपर में ऐसे ही पूछे गए थे, वही क्वेश्चन मैं लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हो। तो चलिए, सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर सेशन प्यारा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर कर लीजिएगा जिससे कि अन्य बच्चों के पास भी ये सेशन क्या है पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।